सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया गया है कि इस सेट का हमें पहले तो पावर सेट कैलकुलेट करना है, फिर उसके साथ सेम सेट के साथ यूनियन कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है, क्योंकि ये फाई एक सिंबल है, इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फाई अगर किसी करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया जाता है तो वो एलिमेंट की तरह व्यवहार करता है, जैसे नॉर्मल एलिमेंट ए बी 1 2 3 कुछ इस तरह के एलिमेंट हो उसी तरह व्यवहार करता है। वो एम्प्टी सेट नहीं है। इस कंफ्यूजन से आपको दूर रहना चाहिए। अब ये फाई रिजर्व्ड हो गया है क्वेश्चन के अंदर, तो अब कभी अगर आपको एम्प्टी सेट की ज़रूरत पड़े तो फाई सिंबल कतई मत यूज़ करिए। अगर यूज़ करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कुल कितने एलिमेंट आएंगे? 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि टोटल इसके 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से सबसेट होंगे? एक तो एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट को मैंने कैसे डिनोट किया, क्योंकि फाई नहीं यूज़ कर सकते हैं। फाई इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्व कर दिया गया है। जो रिजर्व लेटर रहते हैं वो हम अपने लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर आप बाई टेकिंग वन एक ये सबसेट बना सकते हैं जिसमें फाई करली ब्रेसेस के अंदर है, और दूसरा सबसेट वो बना सकते हैं जिसमें सिर्फ बी है, और बाकी सब मेन जो सेट है वो भी, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो चार आपके अगर सबसेट हो रहे हैं ये पता है, तो चारों ढूंढना है। चारों कैसे है वो आपको पता चल गया। अब आप अगर यूनियन करोगे तो इसके अंदर जो दो एलिमेंट हैं और जो इसके अंदर चार एलिमेंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो दो और चार दोनों मिला के 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 6 आप किनारे से लिख दीजिए। पहले इस फाई बी को लिख मान लीजिए इस फाई बी को लिख दिया यहाँ पे, फिर इस एम्प्टी वाले को लिख दिया, फिर उसके बाद ये दोनों फाई बी जो करली ब्रेसेस में है उसको लिख दिया गया, और ये ओरिजिनल सेट लिख दिया गया। तो इस तरह से 6 हो गए। तो जो मेन कन्फ्यूजन है वो फाई को लेकर है, इसी वजह से क्वेश्चंस इस तरह वाले गलत हो जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपके पास एक सेट है और उस सेट के अंदर पता करना, उस सेट पे बेस्ड ऑन कुछ रिलेशन दिए गए हैं R1 R2 R3। तो आपको चेक करना है कि इस R1 R2 R3 में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अगर मान लीजिए हम पहला वाला एग्जाम्पल, पहला रिलेशन पिक करते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक ही लिखा है लेकिन ट्रांजिटिव भी ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, पहले वाले में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, जो जिसके दोनों पार्ट अलग हैं उसी पे सिमेट्रिक होने के लिए देखना है। अगर 1 2 का उल्टा 2 1 आपके रिलेशन के अंदर है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा तो वो खुद ही है, तो इस वजह से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 1 का उल्टा 1 2, तो यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में कोई संदेह नहीं है। रही बात ट्रांजिटिव की, अगर ट्रांजिटिव देखें तो सेकंड पार्ट आप हर ऑर्डर पेयर का देखिए। जैसे पहले वाले ऑर्डर पेयर में सेकंड पार्ट 1 है, तो आप ये देखेंगे कि बाकी जो ऑर्डर पेयर है क्या उसमें कहीं पे एज ए फर्स्ट पार्ट 1 है, तो आपको मिलेगा यस 1 मिलेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 1 और 1 2। तो पहला ऑर्डर पेयर जो था उसका सेकंड पार्ट 1 है। अब आप 1 ढूंढिए कि किसी ऑर्डर पेयर में एज ए फर्स्ट पार्ट है, तो यस इसमें है। तो इसके ट्रांजिटिव से कौन सा बनेगा? 1 2 बनेगा। 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, वहाँ से कोई समस्या नहीं। अब दूसरे ऑर्डर पेयर चलते हैं। दूसरे ऑर्डर पेयर में सेकंड पार्ट 2 है। अब आप देखिए कि कहीं पे एज ए फर्स्ट पार्ट है कि नहीं 2, तो यस इसमें है। अगर आप यहाँ पे 2 1 लिख दें तो इससे कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा? 1 1, वो भी ऑलरेडी है। तो सारे जो हैं आपके यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो भी रिक्वायरमेंट है, अच्छा लास्ट वाले ऑर्डर पेयर को भी देख लेते हैं। 2 1 है तो इसमें भी सेकंड पार्ट 1 है, तो 1 है तो एज ए फर्स्ट पार्ट कहीं पे 1 है, यस 1 1 में भी है और 1 2 में भी है। इससे कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा? एक तो 2 2 बनेगा, ठीक है, एक तो 2 2 बनेगा। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सही लिखा है यहाँ पे, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। 2 2 ऑर्डर पेयर आपका होना चाहिए था अगर ये ट्रांजिटिव होना है। फिर से मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। ये देखिए 2 1 है और यहाँ पे आपका 2 1 में सेकंड पार्ट 1 है,
तो जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखे गए हैं उसमें जिसमें भी एज ए फर्स्ट पार्ट है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। तो 1-1 के ट्रांजिशन से आपका नया एज एक बना 2-2। तो 2-2 अगर यहाँ पे होता तो ये ट्रांसटिव हो जाता, लेकिन 2-2 है नहीं, इस नाते ट्रांसटिव नहीं है। अब यहाँ पे 1-1 की बात हम करते हैं, मतलब इस वाले से बात करते हैं तो 2-1 बनता है। तो ये तो है, लेकिन ट्रांसटिव होने के लिए एक जो फेलियर है वो आ चुका ऑलरेडी, इस नाते ये सिर्फ आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि इन्हीं 4 में से आपको ढूंढना है। तो सिमेट्रिक तो हो गया 3 में से, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव नहीं है। अब एंटी सिमेट्रिक भी चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक में क्या कहेगा? सिमेट्रिक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों साथ इस रिलेशन में तो कम से कम नहीं होंगे। केवल एक फाई ही एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे सिमेट्रिक ट्रांस सिमेट्रिक भी होता है, जितने भी इम्प्लीकेशन वाले हैं, इवन दैट ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, एसिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसटिव भी होता है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, रिलेशन वाला जो वीडियो है। तो एंटी सिमेट्रिक तो है भी नहीं, और वैसे भी देखिए क्योंकि वो 1-2 के साथ 2-1 अलाउ नहीं करता है, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो सिर्फ सिमेट्रिक होगा। तो आप जो है पहला वाला रिलेशन उसमें आप सिर्फ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। दूसरे वाले रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करा, इस नाते रिफ्लेक्सिव लिखा गया। जब पहले वाला रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, क्योंकि 4 में से चेक करना था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। तो अब बात करते हैं कि सिमेट्रिक यहाँ पे है कि नहीं। तो ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1-2 का अपोजिट 2-1 है और 4-1 का अपोजिट 1-4 है, दोनों हैं, इस नाते सिमेट्रिक हो जाएगा। और जिसके दोनों पार्ट इक्वल हैं उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 1-2 का अपोजिट 2-1 और 4-1 का अपोजिट 1-4 दोनों हैं यहाँ पे अपने अपोजिट पेयर के साथ है, इस वजह से सिमेट्रिक आपका हो जाएगा। रही बात ट्रांसटिव की, तो ट्रांसटिव में कोई एक इंस्टेंस ढूंढ लीजिए जहाँ पे फेल हो रहा है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किए थे। अगर 1 बाई 1 करके आप चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अब वैसे करना तो पड़ेगा ही, या फिर आप ट्रांसटिव क्लोजर प्रॉपर्टी से करिए। ट्रांसटिव क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैं डिस्कस कर, ट्रांसटिव क्लोजर प्रोसीजर फॉलो करिए, वो मैं भी डिस्कस करूँगा, और वार्सल एल्गोरिथम के थ्रू। तो जैसे 1-1 है, 1-1 पहला ऑर्डर पेयर उठाए तो किस में एज ए फर्स्ट पार्ट है? एक देखिए 1-2 में है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1-1, इस सेकंड पार्ट 1 है, तो फर्स्ट पार्ट जिसमें भी 1 है, 1-2 लिख दिया, 1-4 लिख दिया, और कहीं नहीं है। तो आप देखेंगे क्या 1-2 और 1-4, 1-2 और 1-4 हमारे रिलेशन के अंदर है कि नहीं है? तो यस, 1-2 भी है, 1-4 भी है, तो ये पहले वाले तो पास हो गया। चलिए 1-2 का देखते हैं, दूसरा ऑर्डर पेयर उठाते हैं। 1-2 मतलब इसमें सेकंड पार्ट 2 है, तो देखिए किसमें फर्स्ट पार्ट 2 है, 2-1 में है, 2-2 में है, और कहीं नहीं है। तो इससे क्या बन रहा है? एक 1-1 बन रहा है, एक 1-2 बन रहा है। तो ये दोनों ही ऑलरेडी आपके पहले पे पास हो गया, 1-1 भी है और 1-2 भी है, इस नाते ये भी पास हो गया। अब 1-4 वाला उठाते हैं, तो 1-4 में सेकंड पार्ट 4 है, कहीं पे अगर फर्स्ट पार्ट 4 मिल रहा है तो आप उसको लिखिए, 4-1 लिख दिया, 4-4 लिख दिया। तो यहाँ से क्या बन रहा है? एक तो 1-4 बन रहा है और एक 4-1 बन रहा है, दोनों ही आपके रिलेशन तो खुद ही हैं, अपने ही हैं, तो जिसको आप चेक कर रहे हैं वही है। 1-4 बन रहा है और 1-1 बन रहा है, 1-4 और 1-1, तो 1-1 सॉरी 1-1 तो यहाँ पे है ही, और 1-4 भी है, तो इस नाते उस पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2-1 अगर उठाते हैं तो उस पर देखते हैं 2-1 यानी कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 1 है, तो आपको 1-1 लेना पड़ेगा और 1-2 लेना पड़ेगा और 1-4 लेना पड़ेगा, ये 3 लेने पड़ेंगे। क्या क्या बन रहा है? 2-4, तो क्या देखिए 2-4 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं पे नहीं 2-4 है, तो यानी कि ट्रांसटिव नहीं है। एक फेलियर मिल गया, वहीं स्टॉप कर जाइए, ट्रांसटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांसटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहा है। रही बात एंटी सिमेट्रिक की, तो अगर सिमेट्री निकल गया तो एंटी सिमेट्रिक होगा नहीं, तो इस नाते आपके तो प्रॉपर्टी जो होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे लिखे गए हैं।
R3 आप इसी तरह से उठाइए, तो R3 में देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। 3 1 है, 2 1 है तो 1 2 नहीं है, 3 1 है तो 1 3 नहीं है, 3 2 है तो 2 3 नहीं है, 4 1 है तो 1 4 नहीं है, 4 2 है तो 1 2 4 भी नहीं है, 4 3 है तो 3 4 नहीं है। तो इसका मतलब हो गया एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता एसिमेट्रिक, अगर कॉमा लगा के एसिमेट्रिक भी लिखा होता तो एसिमेट्रिक भी हो जाता, क्योंकि एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में सिर्फ इतना अंतर है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये अलाउ करता है एंटी सिमेट्रिक में, लेकिन एसिमेट्रिक में नहीं अलाउ करता है, तो वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो एंटी सिमेट्रिक के साथ में ये एसिमेट्रिक भी हो जाता। लेकिन ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव क्या है कि नहीं है। अब इतने सारे ऑर्डर पेयर दिए गए हैं तो बेहतर होता है ट्रांजिटिव क्लोजर प्रोसीजर, लेकिन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। 2 1 है तो एज ए फर्स्ट पार्ट किसी में 1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही 3 1 जब उठाएंगे तो 3 1 सेकेंड पार्ट 1 है, तो किसी भी ऑर्डर पेयर में एज ए फर्स्ट पार्ट 1 दिखाई नहीं दे रहा, वो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 है तो किसी भी ऑर्डर पेयर में एज ए सेकेंड पार्ट अगर दिखाई दे रहा है तो चेक करिए। 3 2 और 2 वाला, 2 के साथ शुरू होने वाला 2 1 है, तो इससे क्या बनेगा 3 1। तो क्या 3 1 है आपके में? यस 3 1 है, तो इस नाते ये भी होल्ड कर रहा है। अब आते हैं हम 4 1 को पिक करते हैं। 4 1 तो क्या एज ए फर्स्ट पार्ट 1 है? नो, कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 2 उठाए तो 4 2 उठाएंगे तो 2 एज ए फर्स्ट पार्ट 2 1 में है, तो इससे क्या बनेगा 4 1 बनेगा। तो क्या 4 1 है? यस 4 1 है, तो खुद ही है 4 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ट्रांजिटिव अभी भी रिटेन है। 4 2 उठाते हैं तो एज ए फर्स्ट पार्ट 2 इसमें है, 2 1 में है, तो क्या बनेगा 4 1 बनेगा। 4 1 भी आपके में है, तो उससे भी कोई समस्या नहीं हुआ। 4 3 उठाते हैं, 4 3 अगर 3 फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो 2 है, 3 1 है और 3 2 है, तो इससे क्या बनेगा? एक तो बनेगा 4 2 और एक बनेगा 4 1, और दोनों ही आपके रिलेशन के अंदर है। इस नाते ये ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। लेकिन ट्रांजिटिव क्लोजर चेक करने के लिए आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए ट्रांजिटिव क्लोजर मेथड यूज़ करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो मैं अभी इसी में डिस्कस करूँगा। अब ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुत सिंपल है कि बहुत सिंपल चीज़ पूछा गया है, इक्विवेलेंस क्लास बनाना है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? ये जितने भी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑन विच रिलेशन इज गिवन, तो जो भी जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए एक क्लास बनेगा, और ए इज इक्वल टू होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बी सच डैट ए इज रिलेटेड टू बी, या आप लिख दीजिए ए इज रिलेटेड टू बी लिखिए या बी इज रिलेटेड टू ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता ही है। तो अगर ए आर बी होगा तो डेफिनेटली बी आर है। अगर आप ए आर बी देख लिए, बी आर ए नहीं देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी आर ए देख लिए, आर बी नहीं देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्लास बनाने के लिए ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब किसी भी एलिमेंट का क्लास बनाने चलेंगे तो देखेंगे उसका किससे रिलेशन या कौन सा एलिमेंट उससे रिलेटेड है। तो 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 6 एलिमेंट, 6 क्लास बनेगा। क्लास 1 आपका जो बनेगा उसमें देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता तो रहेगा ही, इक्विवेलेंस क्लास है। 1 का रिलेशन 5 से है, या 5 का रिलेशन 1 से है। तो 1 अल्टीमेटली या तो खुद किसी से रिलेटेड है या 1 से कोई रिलेटेड है, बस दोनों में से कोई एक पे ध्यान दीजिए। तो 1 का पेयर 1 के साथ है और 5 के साथ है, यानी कि 1 के क्लास में 1 5 आ गया। इसी तरह से 5 में भी वही आएगा, 1 5 ही आएगा। 5 का किससे रिलेशन है? 1 से है, और या 5 का रिलेशन 1 से है या 1 का रिलेशन 5 से है, और 5 5 भी होगा ही, क्योंकि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होना अनिवार्य है इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए। तो 1 किसके किसके साथ पेयर, 5 किसके किसके साथ पेयर बना रहा है वही लिख देंगे। तो 1 के साथ बना रहा है, 5 के साथ बना रहा है। इसी तरह 2 का क्लास अगर बनाएंगे तो 2 का क्लास बनाएंगे तो देखेंगे 2 किससे किससे रिलेटेड है, या कौन कौन 2 से रिलेटेड है, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। तो 2 ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढ लीजिए जिसमें 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला के तो 3 ऑर्डर पेयर मिले। एक में देखिए 2 है, 3 है और 6 है, तो 2 3 6 आपने लिख दिया। और ये भी आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी क्लास में जो जो एलिमेंट आए
उन सब का क्लास इक्वल होता है। तो आँख मूंद के 6 के क्लास में भी वही लिख दीजिए, 3 के क्लास में भी वही लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 के क्लास में 2, 3, 6 आया, ये सब इक्विवेलेंट हो गया। तो 3, 6 के भी क्लास में वही आएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 के क्लास में सिर्फ 4 है, क्योंकि 4 एक ही जगह दिखाई ही दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इसमें अगर आप 7 मार्क्स में क्वेश्चन या ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर दीजिए बढ़िया से। लेकिन ये चीज़ बढ़िया से आप लिखिए, कि जब तक ये नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन आप एड ऑन के तौर पे समझा सकते हैं कि रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन विच होल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है उसको समझा दीजिए, सिमेट्रिक क्या होता है उसको समझा दीजिए, ट्रांजिटिव क्या होता है उसको समझा दीजिए। लेकिन जब तक ये पोर्शन आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस पोर्शन को लिखने से पहले इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन आप जरूर लिख दीजिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। क्लास ऑफ एनी एलिमेंट विल बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए। ये डेफिनेशन जरूर लिखना है, और कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो बता दीजिए। चौथा क्वेश्चन है जो कि जस्टिफिकेशन पे बेस्ड ऑन है, मतलब सेट थियरी के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिया गया है कि इसको प्रूव करना है। तो आप प्रूफ दो तरीके से, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका आपका यहाँ पे मेंशन है। तरीका यही होता है, जो फर्स्ट जो यहाँ मेथड मेंशन पहले वही हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल एलिमेंट इसमें से ले लीजिए और उस जनरल एलिमेंट को एंड में दिखा दीजिए कि इसमें भी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये वाला जो लेफ्ट वाला सेट है वो राइट वाले सेट का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है सारे एलिमेंट का। तो ये मान लिया जाएगा कि जो भी लेफ्ट में जो एलिमेंट है सब बाय डिफ़ॉल्ट राइट वाले में है, तो इट्स मीन लेफ्ट इज सबसेट ऑफ राइट हो जाएगा। तो वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया गया है। एक जनरल एलिमेंट एक्स लिया गया है, अब उसका इम्प्लीकेशन एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इम्प्लीकेशन आप लिखेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब ही यही होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो वो एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो ध्यान से देखिए आप लोग। अगर कहीं पे लिखा गया है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो जब आप अगर इसके अगले लाइन को इंटरप्रेट करते हैं, हालांकि हमने उन्हें लिखा नहीं है, तो इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लेकिन बीच में क्या लिखेंगे? एंड नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन मतलब रटना नहीं है कि एंड ही हमेशा होता है, आर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नेगेशन सेंस में है ये। अगर बिलोंग्स टू होता तब आप एंड लिखते, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू है तो आर की तरह रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही यूनियन अगर होता नॉट बिलोंग्स टू के सेंस में तो आर नहीं लिखा जाएगा, एंड लिखा जाएगा। तो ये जब तक ध्यान में नहीं रहेगा आप कर नहीं पाएंगे। तो एक्स, अब ये लाइन कंप्लीट मैं लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ब्रैकेट के अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लेकिन आप यहाँ पे तर्क करेंगे कि ये तो गारंटी है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, एक्स ए के अंदर है। यहाँ पे दुविधा है, यहाँ पे सस्पेंस है कि एक्स ए के अंदर नहीं है कि बी के अंदर नहीं है कि दोनों के अंदर नहीं। ये एक सस्पेंस है, हम किसी को नहीं पता है। पता चल रहा है, ये नहीं पता है कि एक्स वाकई में ए के अंदर नहीं है कि वाकई बी के अंदर नहीं है कि दोनों के अंदर ही नहीं। लेकिन अगर आपको एक जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक्स ए के अंदर है, तो ये वाला इररिलेवेंट हो गया। इस चीज़ को हम छोड़ देंगे, इस चीज़ को हम छोड़ देंगे, कैरी करेंगे इसमें, क्योंकि ए के अंदर तो एक्स है ही, ये बाहर लिखा गया है। तो अंदर वाले इस वाले हिस्से से जो जानकारी मिल रही है उसमें अगर दुविधा है तो उसको छोड़ देंगे। तो अगली लाइन में इसी नाते लिखा गया है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए को छोड़ दिया गया है और बाहर एंड ऑपरेटर था, ब्रैकेट के अंदर तो आर था। तो जो सस्पेंस था इस हिस्से में, इस हिस्से में था, तो ये हिस्सा डिस्कार्ड हो गया बाहर के जानकारी के हिसाब से, और ये वाला हिस्सा आपका कैरी हुआ। आर नहीं यहाँ पे आगे बढ़ेगा, एंड बढ़ेगा।
तो एंड आपका आ गया। अभी बेसिक डिफिनीशन a माइनस बी का है, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से आप लेफ्ट वाले के हर एक एलिमेंट को ये प्रूव कर लेंगे कि राइट में है, तो इस नाते लेफ्ट आपका सबसेट हो जाएगा राइट का। तो इस सिमिलरली आप लिख देंगे इसी तरह, मतलब प्रूफ करके, कोई ज़रूरत नहीं प्रूफ करने की, राइट इज आल्सो सबसेट ऑफ लेफ्ट। तो लाइक कमेंट बस लिख के सिमिलरली लिख के आप ये बात लिख देंगे, मान लिया जाएगा। सो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। सेकंड पार्ट इसका आप उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि जैसे a माइनस ए इंटरसेक्शन b लिखा गया है, तो इसका इक्वल टू साइन बिना जनरल एलिमेंट को सपोज किए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये a माइनस बी का ये भी एक डिफिनीशन होता है। a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जब आप इसको यूज करेंगे तो a इंटरसेक्शन ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्ट डी मॉर्गन लॉ लगा के। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये वाला यूनियन इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन पे, तो इंटरसेक्शन दो जगह पहुंच जाएगा यूनियन एक ही जगह रहेगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहला वाला हिस्सा आपका हो जाएगा, पहला वाला हिस्सा आपका फाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आपने लिखा है a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर ही है, ये कॉम्प्लीमेंट जो c लिखा गया है यहाँ पे, ये a पे लगा हुआ है एक्चुअल में, यहाँ नहीं। तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर हो जाएगा, और फाई यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ फाई ख़त्म हो गया, फाई यूनियन करेंगे तो ये वाले सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यह a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यानी कि a माइनस b के बराबर हो गया। तो सीधा LHS से लैंड किया RHS पे, आपको जनरल एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दो मेथड हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ऐसे आप सेकंड भी ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है एकरमैन फंक्शन। तो एकरमैन फंक्शन एक बार पूछा गया है KTU के एग्ज़ाम में, लेकिन पूछ लिया गया है तो जानकारी के लिए जानना ज़रूरी है, केवल एग्ज़ाम में आए ऐसा कोई बहुत सही चीज़ नहीं है। तो एकरमैन फंक्शन आपको एग्ज़ाम में सॉल्व एकरमैन फंक्शन इतना चीज़ पूछा गया है, और एकरमैन फंक्शन जब तक पता नहीं रहेगा तब तक कैसे सॉल्व करेंगे। तो एकरमैन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, a ऑफ mn की वैल्यू तीन तरह की हो सकती है। a ऑफ mn की वैल्यू तीन तरह की हो सकती है। पहला चीज़ होगा n+1, या तो n+1 होगा, या फिर am-1, 1 होगा, या फिर सबसे जो टिपिकल केस है वो ये वाला है a ऑफ, क्योंकि रिकर्सन यहाँ हो जा रहा है, am-1 a ऑफ m(n-1). तो रिकर्सन यहाँ पे हो रहा है थर्ड केस में, यही इस प्रक्रिया को, कैलकुलेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता चला जाता है, ज़्यादा इजी बढ़ाता है। तो ये पहला वाला सिचुएशन तब होता है जब m 0, मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो। दूसरा तब होता है जब m ग्रेटर दैन 0 हो। ये वाला कब वैल्यू आता है एकरमैन फंक्शन का, जब m ग्रेटर दैन 0 और n 0 के बराबर हो। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा सिचुएशन, ये जो वैल्यू कब आती है, जब दोनों ही m और n दोनों ही पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़े हैं। तो एकरमैन फंक्शन तो आपको समझ में आना चाहिए कि एकरमैन फंक्शन है क्या, पहले वही समझना ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो a21 को जब हम पिक करते हैं तो दोनों ही देखिए पॉजिटिव है, यानी कि तीसरा केस डायरेक्ट अप्लाई हुआ। तो तीसरा केस जब अप्लाई होगा तो m-1 यानी कि 2 घट के 1 हो जाएगा, और उसके अंदर जो रिकर्सन कॉल होगा उसमें m ही लिखा गया है और n-1
चूँकि n इक्वल टू 1 दिया गया था तो n-1 0 हो गया। ये तो बात पहली लाइन की हो गई। दूसरी लाइन देखिए, जब तक आप अंदर की बात सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो a ऑफ 1 कॉमा वहाँ तक तो कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन आप a टू 0 पे जब अप्लाई करोगे तो देखोगे ये सेकंड केस से मैच कर रहा है। सेकंड केस से मैच कर रहा है तो m को 1 रिड्यूस कर दोगे और n को 1 बना दोगे। तो जब 2 से 1 कम करोगे तो 1 आ जाएगा और 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी नाते लिखा गया है। अब ये फिर थर्ड केस में चला गया। थर्ड केस में चला गया तो थर्ड केस में क्या है, m-1 और फिर उसके अंदर am ये वाला पोर्शन। तो m-1 जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा, आप इसीलिए a आप 0 से शुरू हुआ है। और ये वाला पोर्शन जो है m जो भी है मतलब 1 था तो 1 लिखा गया और n-1 लिखा गया, तो a1 0 हो गया। अब a1 0 हो गया तो कौन सा केस अप्लाई होगा, सेकंड केस। तो सेकंड केस जब अप्लाई होगा आपका यहाँ पे, तो आप देखिए a1 0 को क्या किया गया है, तो m-1 यानी कि 1-1 इक्वल टू 0 और 0 बदल के 1, तो ये आ गया। अच्छी बात ये है कि m यहाँ अंदर पे सब जगहों पे 0 ही है। तो a01 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, फर्स्ट केस से क्या होती है n+1, तो a01 a02 हो गया। मतलब ये जो चीज़ है a01 की वैल्यू 2 आ गई, तो इसी नाते a0, 2 लिखा गया है। और a02 फिर फर्स्ट केस से सॉल्व हो जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, a1 3 हो गया। फिर लूप चलाइए आप, जब तक ये वो 0 नहीं होगा तब तक लूप चलता रहेगा। तो a1 3 सेकंड थर्ड केस अप्लाई होगा, तो उसमें क्या हुआ 1-1 0 हो गया, 0 बना दिए और फिर अंदर वाली वैल्यू लिखोगे तो a1 मतलब m की वैल्यू 1 थी और n-1 यानी कि 3-1 2 a1 2 हो गया। अब उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे बाई अप्लाइंग थर्ड केस। थर्ड केस जब सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है 1 आपका कभी बढ़ेगा नहीं, अब 0 ही होता जाएगा, 0 हो गया और ये 2 आपका रिड्यूस होके 1 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर आगे थर्ड केस फिर अप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 और a1 0 हुआ। फिर अप्लाई करेंगे तो फाइनली जो है आपका, चूँकि a1 0 में कौन सा केस लगेगा, ये वाला केस। तो a1 0 में जब केस लगेगा तो अच्छी बात है कि m आपका हर जगह पे 0 हो गया, कहीं पे बचा नहीं है कि m नॉन 0 ना हो। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसी नाते देखिए 2 लिखा गया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, देखिए इसलिए यहाँ 3 लिखा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये लिखा है। और लास्ट में 4 + 1 5 का आंसर आ गया। तो इसको कॉपी पे आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, तभी ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। अब यही जो मैं कह रहा था कि ट्रांजिटिव क्लोजर आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए ये समझिए कि जो रिलेशन आपका होता है वो आपको सही से समझ में आने चाहिए। और सेट, क्वेश्चन के अंदर जो रिलेशन दिया गया वो, और सेट। सेट में यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि 3 ही एलिमेंट लिए गए हैं। तो 3 एलिमेंट लिए गए हैं तो एक मैट्रिक्स बनाइए पहले। कितने का, कितने बाई कितने का, जितने एलिमेंट्स है उतने बाई उतने का। तो 3 × 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। और जो आपके कॉलम कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। रो कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। हर रो हर कॉलम का नाम होता है। तो दिस इज रो हेडेड बाई 1 एलिमेंट 1, रो हेडेड बाई एलिमेंट 2, रो हेडेड बाई एलिमेंट 3। ऐसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम हेडेड बाई एलिमेंट 3। क्योंकि एलिमेंट का नाम भी 1 2 3 है, मैं कॉलम नंबर नहीं बता रहा हूँ, कॉलम जो एक्चुअल एलिमेंट है उनका नाम ले रहा हूँ, कॉलम का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अब सारा एंट्री कर दीजिए। रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब जैसे ये 1 2 लिखा गया, 1 2 का मतलब 1 के सामने और 2 के नीचे 1 आएगा। फिर आपका 2 3 है, ये 2 3 अगला एलिमेंट है, तो 2 के सामने 3 के नीचे यानी कि यहाँ पे 1 आएगा। फिर 3 1 यानी कि 3 के सामने 1 के नीचे, रेस्ट जगह पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। मैट्रिक्स तो आपकी बन गई, मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें देखिए बड़ा सिंपल है स्टेप।
जितने कॉलम हैं और जितने रो हैं वो बराबर ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट से ही बनता है। तो कंप्यूटेशन क्या क्या करना रहेगा, C1 R1 करना रहेगा, C2 R2 करना रहेगा, C2 क्रॉस R2, C3 क्रॉस R3। अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट होते तो C4 R4 भी करते, n होते तो अप टू कहाँ तक जाना रहता, Cn क्रॉस Rn तक जाना रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में 3 ही एलिमेंट लिया गया है, तो इस नाते हमारा काम यहीं तक है। अब C1 R1 कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो C1 में आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे 1 है, तो तीसरे जगह पे 1 मिला, मतलब 1 मिला कहाँ पे, तीसरे के सामने। तो यहाँ से 3 आप पिक कर लीजिए। और R1 में कहाँ मिला, यहाँ पे मिला 2 के नीचे, तो इस वजह से यहाँ पे आप लिख देंगे 2। ध्यान दीजिएगा, कॉलम नाम और रो नाम नहीं लिख रहे, एलिमेंट। जैसे यहाँ पे अगर 3 की जगह पे D लिखा होता तो आप यहाँ पे D लिखते, 3 की जगह क्या लिखते, D लिखते। अगर मान लीजिए यहाँ F लिखा होता तो 2 नहीं लिखते, क्या लिखते, F लिखते, एलिमेंट का नाम लिखते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इसका, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, C1 R1 C2 R2 ये सब जो है सेट है एक तरीके से। तो कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 2, यानी कि 3 2 जब बनेगा तो आप क्या करोगे कि 3 2 ऑर्डर पेयर के जगह पे वाले करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आप अपडेट कर दोगे, 1 लिख दोगे वहाँ पे। ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर समझ में आ गया। अब 3 2 को केवल याद करिए, तो 3 2 का पोजीशन कहाँ पे होगा, वो अपडेट हो जाएगा। अब आप देखिए, अपडेटेड मैट्रिक्स आपकी बनने जा रही है। तो अपडेटेड मैट्रिक्स में जो अपडेट होगा मैट्रिक्स, वो 3 2 पोजीशन पे आपका 1 इंसर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट आपको मिल गया। और ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट यही है, कोशिश की जा रही है कि वो ट्रांसटिव बने, इम्प्लीकेशन एज है, यानी कि इम्प्लीकेशन ऑर्डर पेयर है या ट्रांसटिव ऑर्डर पेयर है। तो 3 2 यानी कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, देखिए थर्ड रो ये हो गया और सेकेंड कॉलम आपका ये हो गया। इस जगह पे 1 नहीं है ना, लेकिन देखिए अपडेटेड में क्या हुआ, वहाँ पे 1 आ गया, रेस्ट वही है। अब आप इस मैट्रिक्स को, जो अपडेटेड मैट्रिक्स है, उस पे C2 R2 करेंगे। C2 R2 क्यों करेंगे, तो C2 R2 अगला स्टेप होगा। C2 में क्या मिलेगा आपको वो देखिए, तो कॉलम नंबर 2 ऑब्जर्व करिए, कॉलम नंबर 2 ऑब्जर्व किया, तो कॉलम नंबर 2 में आपको 2 जगहों पर 1 मिल रहा है, एक तो 1 वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में और एक 3 वाले। तो यहाँ पे ले देंगे 1 और कामा 3, 1 कामा 3 क्रॉस R1 R2 करेंगे। तो R2 में क्या मिल रहा है, रो नंबर 2 देखिए, रो नंबर 2 में केवल ए जगह 1 है, किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। कौन सा ऑर्डर पेयर मिलेगा आपको, 1 3 मिलेगा और 3 3 मिलेगा। याद रखिए 1 3 और 3 3 ये 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे। उन दोनों जगहों पे अगर 1 नहीं है, पहले से 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं है तो अपडेट कर दीजिए 1 3 और 3 3। अब देखिए क्या इसमें 1 3 यानी कि पहले रो और तीसरे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 3 और 3 3 आपको अपडेट करना है। तो क्या पहले रो और तीसरे कॉलम के नीचे 1 है, नहीं है। तो आप देखिए जब अपडेटेड आ रहा है उसमें 1 आ जा रहा है, और 3 3 की जगह पे है, नहीं है, वहाँ पे भी देखिए अपडेट होके 1 हो गया। अब C3 R3 जो प्रक्रिया करेंगे वो इसी अपडेटेड मैट्रिक्स पे करेंगे, C3 क्रॉस R3। तो C3 क्रॉस R3 आप करेंगे तो C3 में आप देखिए सारी जगहों पे 1 है, और R3 में भी सारी जगहों पे 1 है। तो ये प्रक्रिया होगी 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, यानी कि सभी के सभी 9 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएंगे, यानी कि सब जगहों पे 1 कर देना है। तो आँख मूंद के सारी जगहों पे 1 कर दिया, पहले से 1 थे कि नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से अब आपका जो आपका रिलेशन बन गया वो ट्रांजिटिव क्लोजर हो गया। तो ट्रांजिटिव क्लोजर इसीलिए किया जाता है कि जो भी डिफिशियंसी है कि ट्रांजिटिव ना होने में दिक्कत कर रहा है, उस डिफिशियंसी को पूरा कर देता है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सभी जगहों पर 1 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया गया था कि मजबूरी था, सभी जगहों पे 1 हो गया।
वो इम्प्लीकेशन एच जोड़ते जोड़ते सारे ऑर्डर पेयर आ गए। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि सी क्रॉस आर ही क्यों करते हैं, आर क्रॉस सी क्यों नहीं करते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए बी है और बी सी, ये दो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है, तो ए सी आपको मिलना चाहिए, ए सी होना चाहिए। अब आप देखिए ये ब्रिज का काम करता है, जो ट्रांजिटिव एज के बनाने के लिए दो ऑर्डर पेयर को आपस में मिलाता है और नया ऑर्डर पेयर पैदा करता है। उसमें पहला इंस्पेक्शन कहाँ पे होता है, सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जो आपका होता है वो किससे संबंधित है, कॉलम से संबंधित है। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो किससे संबंधित है, आर से संबंधित है। इसी वजह से सी क्रॉस आर किया जाता है। इसमें रटने जैसा कोई बात नहीं है, समझने जैसी बात है। सी क्रॉस इसीलिए आर किया जाता है, आर क्रॉस सी नहीं किया जाता, आर क्रॉस सी करने से बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर कोई भी चीज़ लिखा होता है यहाँ पे ऑर्डर पेयर, जैसे मान लीजिए ए बी लिखा है, तो ये पोजीशन ए का है बेसिकली। अगर मान लीजिए हम इसका बात करें तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके सेट में 3 ही एलिमेंट हैं ए बी सी, और मान लीजिए सभी जगह पे ऑर्डर पेयर है, तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, फिर ऐसे बी ए हो गया, बी बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया, सी बी हो गया, सी सी हो गया। अब आप देखिए कॉलम को जब ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये पहला वाला कॉलम ही ऑब्जर्व करिए, तो पहला वाला कॉलम आपका ए है। अब ए मैच करने का इसका सेकंड पार्ट सब जगह ए है। अब ये एक सी में है, कॉलम में है, कहाँ पे आपको यह ए मैच करेगा, फर्स्ट पार्ट से, तो रो नंबर 1 में ही मैच करेगा। इसी नाते जो है हम C1 क्रॉस R1 करते हैं, C1 क्रॉस R2 या अलग अलग सब्सक्रिप्ट वाले के साथ नहीं करते हैं, मैचिंग की जो संभावना वहीं से है। अब जैसे इसमें देख लीजिए सेकंड पार्ट सब जगह बी है, कि कहाँ पे है, C2 में है, और बी एज ए फर्स्ट पार्ट कहाँ हो सकता है, इसी में हो सकता है, R2 में। इसी नाते C2 R2 की क्रॉस करते हैं। यही प्रक्रिया C3 R3 के लिए भी है, यही प्रक्रिया अप टू सो ऑन CN RN के लिए होगा। तो ये सब को मतलब सीक्वेंस वाइज में सब मैच करता है, इसी वजह से ऐसा करते हैं। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, लेट R be a relation, let R be a relation with on set A cardinality n, write down the number of reflexive and symmetric relation। तो मैं इस पे तो पूरा एक वीडियो ही बनाया हूँ, लेकिन मैं रिव्यू कर देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो जिसके दोनों पार्ट सेम होते हैं, जिस ऑर्डर पेयर के दोनों पार्ट सेम होते हैं, अगर मान लीजिए आपका रिलेशन ऐसे सेट पे है जिसमें n एलिमेंट है, तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हैं जिसके दोनों पार्ट इक्वल है, A1 A1 A2 A2 A3 A3 सो ऑन n। कुल मिला जुला के उनकी संख्या n है, और ये n ऑर्डर पेयर तो हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर हाल में रखने हैं, नहीं रखोगे तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। तो वो उसमें कोई वेरिएशन, कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, मतलब चॉइस ऑफ वेरिएशन नहीं है। तो एक ही चॉइस है, जो क्या नाम है, वो है चॉइस कि पूरे सारे ऑर्डर पेयर को रखना ही रखना है, तो वन चॉइस है। और जो ऐसे ऑर्डर पेयर जिनकी संख्या अलग, जिनके दोनों पार्ट अलग अलग हैं, उनकी संख्या कितनी बची, n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे n स्क्वायर ऑर्डर पेयर बनेंगे। इन्हीं में आप वेरिएशन कर सकते हो, चाहे किसी को रखो चाहे किसी को ना रखो, तो वो 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बनता है। यही दोनों मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं। वीडियो पुराना वाला देखिए, उसमें सब ये सब बढ़िया से है। रही बात ए सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि जिनके दोनों पार्ट अलग अलग हैं वो अपने अपोजिट पेयर के साथ आएंगे तभी बात बनेगी, नहीं बनेगी। तो जिनके दोनों पार्ट अलग थे उनकी संख्या थी n स्क्वायर माइनस n, लेकिन जब ऐसा आप पैकेट बनाएंगे
अपोजिट पेयर के साथ तो आधा हो जाएगा। और जो जिनके दोनों पार्ट सेम थे उनकी संख्या n है। तो सिमेट्रिक में ये भी अलाउ होता है, आप चाहे उसको रखें या ना रखें। तो रखने और ना रखने के हिसाब से 2 के पावर n चॉइस, ऐसे इसमें भी 2 के पावर इतनी चॉइस। अब ये दोनों आपस में सॉल्व करोगे तो 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n/2 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, और n कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें ये सब डिटेल में है। तो ये खैर मैंने यहाँ पे 2 के पावर n और वही चीज़ लिखा गया, बिना सॉल्व किए लिखा गया है। 8वां है मैथमेटिकल इंडक्शन। हालांकि ये क्वेश्चन अब सिलेबस में है नहीं, फिर भी अगर जानकारी चाहिए तो इसको जानकारी के लिए ऐसे शॉर्टकट में डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से आपका जो प्रूफ होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। एक बेस स्टेप होता है, एक हाइपोथेसिस स्टेप होता है और तीसरा इंडक्टिव स्टेप होता है। बेस स्टेप मतलब कि n की किसी एक वैल्यू के लिए आप उसको ट्रू दिखा दीजिए। जनरली हम लोग 1 लेते हैं, तो n की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये सॉल्व होकर 391 आएगा, जो कि 23 किससे डिविजन 17, तो 17 का मल्टीपल है। इस नाते वह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। फिर आप कोई एक जनरल इंटीजर मान लीजिए के लिए, और सपोज कर लेंगे कि उसके लिए ट्रू है, यानी कि आपका n 3 इंटू 5, बस इसी में जो भी एक्सप्रेशन लिया उसमें n को k से रिप्लेस कर दीजिए। और जब 17 से डिविजिबल है तो 17 इंटू समथिंग इंटीजर, तो 17 मल्टीप्लाई बाई m लिखा गया, वेर m इज एन इंटीजर। अब इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है, जो हाइपोथेसिस में सपोज करते वो एक्सप्रेशन आपको यूज ही करना होता है, उसको कहीं ना कहीं आपको ये वाला जो हिस्सा है बना के दिखाना रहता है, और उस हिस्से को 17m से रिप्लेस करना रहता है, तभी इंडक्टिव माना जाएगा। तो इंडक्टिव स्टेप में एक k प्लस 1, तो सब इसमें जो है जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k प्लस 1 कर देंगे। तो k प्लस 1 करने के बाद ये सब एक्सप्रेशन आएगा। अब इसमें देखिए आप बढ़िया से इसका जो है 17 ये वाला हिस्सा निकालने के लिए, जिसको आपने ट्रू सपोज किया है, उसके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब ये मैनिपुलेशन ये है कि ये जो 5 के पावर जो भी लिखा गया उसमें से 2 पावर लेके 25 बना लीजिए। 25 बनाएंगे तो 17 प्लस 8 हो जाएगा 25। और देखिए 2k प्लस एक्चुअल में 3 था, उसमें से 2 पावर रिड्यूस किए तो 2k प्लस 1 बचा। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है उसमें से 8 बनाने की कोशिश करिए, जो भी यहाँ पे मतलब ये चीज़ बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 पे पावर 3k प्लस 1 है, तो उसमें से हम लोगों ने क्या किया है कि 3 इंटू 8 पे पावर 3 इंटू 8 और 5 पे पावर 2k प्लस 1, ये चीज़ आपकी बनी हुई है। नहीं, इसको पहले हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है, फैक्टराइजेशन करके तो ये थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है आपका 17 प्लस 8 को मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया गया है। देखिए मल्टीप्लाई करके अलग किया गया है। तो 5 इंटू 8 इंटू 5 पे पावर 2k प्लस 1 है। अब 8 में से ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला हिस्सा आपको बनाना है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि जैसे 8 होता है तो 8 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो जब 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 5 प्लस 3 वो हो जाएगा। तो यही जो है आपका 8 जो है 2 हिस्से में ब्रेक हुआ है, 3 प्लस 5, एक स्टेप साइलेंट कर दिया गया है। तो 3 प्लस 5 अगर कर देंगे तो 3 इंटू 5 पे पावर 2k प्लस 1 और 5 इंटू 5 पे पावर 2k प्लस 1 बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है और ये वाला रिटेन किया गया है। तो इस तरीके से उसमें से कॉमन लेने लायक बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद मतलब हम लोग ये वाला पोर्शन उसमें से सेपरेट करेंगे। तो जब सेपरेट होने के बाद ये एक्सप्रेशन आपका इस तरह से हो जाएगा, और जब इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा, ये वाला पोर्शन जो है मतलब सॉरी ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ पे जो सेपरेट हुआ है उसको m से रिप्लेस 17m से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो 17 से रिप्लेस कर देंगे और रेस्ट में जो है जो बाकी हिस्सा था उसमें 17 पहले से ही था, तो 17 आपका कॉमन हो जाएगा। जब 17 कॉमन हो जाएगा तो फिर आपका 17 से यानी कि क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ, एक बार क्विक इसको हम रिव्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जब 5 पावर 2 इसमें से सेपरेट करके उसको 25 बना के 17 + 8 किया गया है, और इस 5 इस वाले पोर्शन को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के। तो 17 इंटू दिस वन, 8 इंटू दिस वन। तो ये अगली लाइन में वही चीज़ लिखी गई है, और 3 तो दोनों के साथ आएगा ही, 3 जो मल्टीप्लाई है। तो ये पोर्शन वही चीज़ है, और ये वाला पोर्शन जो है आपका ये है, डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा है, मतलब अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमारा रेडीमेड बन जाएगा इसकी तरह से, क्योंकि उसमें केवल 8 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो 8 को इसी नाते कॉमन ले लिया गया है। तो 8 को जब आप कॉमन लोगे तो ये पोर्शन देखिए मेन आपका था कि जिसको किसी न किसी तरीके से बनाना रहता है, जो आप हाइपोथेसिस स्टेप में सपोज करते हो, वो किसी न किसी तरीके से बनाना रहता है हमको। तो मैनिपुलेशन के थ्रू, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के थ्रू उसको हम बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है देखिए मैच सेम टू सेम कर रहा है, उसको हम 17 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया करेंगे नहीं तब तक इंडक्टिव माना नहीं जाएगा। तो इसी वजह से ये 17 लिखा गया, और इसमें से फाइनली 17 आपका कॉमन हो जाएगा। 17 कॉमन हो गया तो ये चाहे जो भी कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एंड ऑफ डे इंटीजर ही होगा, और 17 यानी कि 17 का मल्टीपल हो गया, तो इस वजह से k+1 के लिए भी ट्रू हो गया। जब k+1 के लिए ट्रू हो गया तो गिवन एक्सप्रेशन आपका जो भी है वो 17 से डिविजिबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हालांकि इसमें केवल फ्लोर फंक्शन यूज हुआ है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि सीलिंग और फ्लोर फंक्शन यूज ही क्यों होता है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया। तो जैसे सीलिंग फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 3.5 अगर पुट करेंगे तो ये बाहर 3 आता है, केवल उसका इंटीजर हिस्सा आता है। और अगर यही चीज़ आप फ्लोर फंक्शन में यूज़ करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। तो सीलिंग फंक्शन का यूज बेसिकली, सीलिंग ये फ्लोर फंक्शन है और ये सीलिंग फंक्शन है। फ्लोर मतलब फर्श जैसा दिख रहा है, और ये सीलिंग छत। तो 3.54 बना देता है, उसमें 3.5 को 3 बनाता है। तो जहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कि अगर 3 आदमी मिलकर किसी एक काम को करते हैं, और आपको मान लीजिए 3 आदमी हैं और एक काम करते हैं। अब मान लीजिए आपको 10 काम कराना है, तो 10 काम अगर कराना रहेगा तो कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिए, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये मैन और वर्क, अगर मान लीजिए एक आदमी 3 काम करता है, अब आपको 10 काम कराना है, तो 10 काम को कराने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, 3। अगर मैथमेटिकली करेंगे तो 3.333 करके आएगा। अब 0.33 में तो कोई आदमी की संख्या आएगी नहीं, तो इसी आपको मालूम है कि 4 आदमी बुलाना पड़ेगा। तो फ्लोर फंक्शन आप यूज़ करेंगे तो ये 4 कैलकुलेट करके देगा। तो जहाँ पे डिवाइड करने की संभावना नहीं है, जहाँ पे चीज़ों को आप फ्रैक्शन में नहीं कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ पे हम फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हैं, सीलिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ये आप सीलिंग फंक्शन का इम्पोर्टेंस इस मतलब क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, वो समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे जैसे मान लीजिए नंबर वगैरह का है, जैसे मान लीजिए आप कुछ नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कुछ हमने नंबर लिख दिया। अब अगर हम कहें कि इसमें से 3 से डिविजिबल नंबर आप निकालिए, तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन है, एक 3 है, एक 6 है, एक आपका 9 है, ये 3 नंबर है। अब अगर कहा जाए कि 1 से 3 के बीच में कोई नंबर निकालिए, जो 3 से, कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर 1 से 4 कहा जाए तो क्या होगा, 4/3 = 1.33 आएगा।
लेकिन कितने डिविजिबल नंबर हैं 1 से 4 के बीच में? स्टिल 1 है। अगर आप यहीं पे सीलिंग फंक्शन फ्लोर फंक्शन यूज़ कर लें तो फ्लोर फंक्शन आपको एग्जैक्ट आंसर 1 दे देगा, 1.33 नहीं देगा। अच्छा, अगर मान लीजिए 1 से लेके 5 के बीच में कितने डिविजिबल नंबर हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और इसमें फ्लोर फंक्शन यूज़ कर लें तो 1.66 होते हुए भी आपको बाहर कितना देगा? 1 ही देगा। अगर 6 तक आप देखें, 1 से लेके 6 तक, तो 6 को सीधा 3 से डिवाइड करिए और फ्लोर फंक्शन लगाइए तो देखिए 2 मिल रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया ये काम कर रहा है फ्लोर फंक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इग्नोरेंस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हैं, और जहाँ पे इग्नोरेंस करने पे फ़र्क पड़ता है और डिवाइड नहीं कर सकते चीज़ों को, वहाँ पे आप सीलिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे आदमियों की संख्या, आदमी को आप 2 हिस्से में 2 टुकड़े में नहीं बांट सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आपको 3.33 आदमियों की ज़रूरत है किसी काम को करने के लिए, तो आप अपने काम को तो इग्नोर करेंगे नहीं, तो आदमियों की संख्या को नहीं इग्नोर करेंगे। वहाँ फ्लोर फंक्शन लगा के 3.33 को 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका, देखिए जो है वो सेट थ्योरी के बीन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 357 मतलब ऐसे नंबर की संख्या 100 और 1000 के बीच में पता करनी है जो कि 3 से डिविजिबल हों या 5 से डिविजिबल हों या 7 से डिविजिबल हों। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए D3, D5, D7 आपका 3 सेट है और इसको ऐसे हम बना लें, तो ये एक मान लीजिए D3 है, एक मान लीजिए D5 है, एक मान लीजिए D7 है। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो 3 से भी डिवाइड होंगे, 5 से भी हो जाएंगे, 7 से भी हो जाएंगे, ये वाले हिस्से में जो आ रहा है। कुछ नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं, मतलब डबल काउंट हो जाएगा, 3 के डिविजिबल में भी काउंट हो जाएगा, 5 में भी हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी देखिए, ऐसे यहाँ पे देखिए। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का अगर आप फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। और ये भी ध्यान देना है कि 1 से 1000 नहीं लिखा है, 100 से 1000 लिखा है। तो यहाँ पे 2 प्रक्रिया करना पड़ेगा, एक तो 1 से 100 का कैलकुलेशन करिए और एक 1 से 1000 का करिए। तो 1 से 1000 का कैलकुलेशन करने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 100 वाला, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो है आप जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसमें चूँकि ये 100 से 1000 दिया गया है और साथ में ये भी लिखा गया है, बिटवीन लिखा गया है, बिटवीन शब्द यूज किया गया, यानी कि 1000 को आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। इसी नाते एक नंबर कम करके यहाँ किया जा रहा है। अगर फ्रॉम 100 टू 1000 लिखता तब फिर नहीं दिक्कत रहता, तब आप यहाँ पे भी 1000 को यूज़ करते। तो ये वर्डिंग पे भी ध्यान देना रहेगा। तो ये 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या का सेट है। तो 999 माइनस 100/3 किया गया है और फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे 333 माइनस 33 300 आ गया, ऐसे ये भी आ गया, ये भी आ जाएगा D7। अब ऐसे ही 3 5 से दोनों डिवाइड होने वाले संख्या निकाल लीजिए, 3 7 से, फिर 5 7 से, क्योंकि 3 ही है, 3C2 = 3 आता है। तो 2 वाले 3 कॉम्बिनेशन बन गए इस तरह से। अच्छा, ये जो चीज़ लिखा जाता है ये एक्चुअल में चूँकि 3 और 5 7 सब प्राइम नंबर है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया गया, लेकिन अगर ये को प्राइम नंबर नहीं होते तो आप उनका एलसीएम लेके यहाँ पे लिखते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिखते। तो ये ध्यान रखना रहेगा कि कब एलसीएम लेना है, कब एलसीएम नहीं लेना है, लेकिन सीधा एलसीएम ही ले लीजिए, सबके इसमें अप्लाई रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 5 7 की जगह पे 8 और 16 लिखा होता तो 8 16 का एलसीएम लेते, ये नहीं कि 16 × 8 कर देते। तो ये सब नंबर जब कैलकुलेट हो जाएगा फिर आप जो है तीनों से डिवाइड होने वाले नंबर जो निकालने हैं वो निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। 3 डिवाइड जब करेंगे 3 × 5 × 7 और ये -100 वाला कर देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप फार्मूला में इंक्लूजन एक्सक्लूजन का लगा के D3 D5 D7 का निकाल सकते हैं। तो ये जो है 3 5 7 का सम माइनस जो 2 वाले हैं माइनस कर देंगे, फिर +3 कर देंगे,
तो इस तरह से आंसर आपका निकल जाएगा। ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला है बीन डायग्राम वाले वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। मेन जो समझाना था ये वाला पोर्शन समझाना था, सीलिंग और फ्लोर फंक्शन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। थैंक यू।